आज जिस बैंक रॉबरी की कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, उसमें चोरों ने बैंक लूटने के लिए किसी सुरंग का इस्तेमाल नहीं किया और ना ही बैंक बंद होने के बाद बैंक को लूटा, बल्कि ये दोनों चोर दिन दहाड़े बैंक में घुसे और लोगों पर गोलियां चलाकर इस बैंक को लूट ले गए। ये चोरी वर्जीनिया के शहर रिचमोंड की वो पहली चोरी थी जहां बैंक लूट के दौरान कुछ लोग मारे गए, जिसने पूरे वर्जीनिया को हिलाकर रख दिया। ये कहानी एक ऐसी चोरी की है जो देखते ही देखते एक शूट आउट में बदल गई, जिसमें कई बैंक वर्कर्स को अपनी जान गंवानी पड़ी, मगर फिर भी वो इस लूट को नहीं रोक पाए। सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात तो ये थी कि जब इस चोरी को अंजाम दिया जा रहा था, तब दो पुलिस वाले इस बैंक से महज 80 मीटर की दूरी पर मौजूद थे, मगर वो इन चोरों को नहीं पकड़ पाए। और जब तक गोलियों की आवाज सुनकर वो बैंक तक पहुंचे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो आखिर कैसे इन चोरों ने दिल दहला देने वाली चोरियों को अंजाम दिया, और वो कौन लोग थे जो इस चोरी के दौरान मारे गए, और क्या पुलिस कभी इन चोरों को पकड़ पाई? ये अपने आप में बहुत ही हैरतअंगेज और रोमांचक है। कहानी शुरू होती है 30 जनवरी सन 1997 को, जब वर्जीनिया के शहर रिचमोंड के एक बैंक में सभी एम्प्लॉय सुबह अपने अपने काम की शुरुआत कर रहे थे। इस वक्त बैंक में कुल 4 लोग मौजूद थे, जिनमें से पहली थी क्रिस्टीन एडवर्ड, जो कि एक 23 साल की कैशियर थी और वो कस्टमर्स के आने से पहले अपनी तैयारियां करने के लिए थोड़ा जल्दी आ गई थी। क्रिस्टीन की कलीग, जो कि 21 साल की थी, वो पहले से ही बैंक में मौजूद थी और सारे कैश ड्रॉवर्स को तैयार कर रही थी, ताकि कस्टमर्स को बैंक में आने से पहले ही वो पूरी तरह तैयार रहे। तीसरी एम्प्लॉय जो बैंक में थी, उसका नाम था एलिस डेविया, जिसका काम था बैंक में आने वाले किसी भी कस्टमर की क्वेरी को सॉल्व करना। और चौथा और आखिरी एम्प्लॉय जो इस वक्त बैंक में मौजूद था, वो था इस बैंक का सिक्योरिटी गार्ड रिचर्ड हार्टमैन। रिचर्ड पूरे बैंक में इधर से उधर चक्कर लगा रहा था और हर चीज को बहुत ही बारीकी से चेक कर रहा था, ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो और सब कुछ ठीक रहे। बहरहाल बैंक को खुले अब 1 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था, और तभी बैंक का एक रेगुलर कस्टमर, जिसका नाम स्टीफन रेड था, वो बैंक के अंदर पहुंचता है। अंदर पहुंचते ही वो और गार्ड एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहते हैं, जिसके बाद स्टीफन कैश काउंटर की तरफ बढ़ जाता है। अब बैंक में 2 लोग और घुसते हैं, जो देखने में तो बिल्कुल कस्टमर की तरह लग रहे थे, मगर वहां मौजूद लोगों को इस बात की भनक तक नहीं थी कि ये दोनों इस बैंक को बहुत ही भयानक तरीके से लूटने वाले हैं। इन दोनों में से एक का नाम था लफैन बेबिट और दूसरे का नाम था राशिद जोन्स, और ये दोनों अपने साथ हथियार छुपाकर बैंक के अंदर घुस आए थे। बैंक में धीरे धीरे कस्टमर्स का आना शुरू हो गया था और बैंक के सभी एम्प्लॉइज अपने अपने कामों में बिजी हो गए थे कि तभी बेबिट कैश काउंटर पर पहुंचता है और क्रिस्टीन से कहता है कि उसे बैंक में अकाउंट खुलवाना है। ये सुनते ही क्रिस्टीन उसे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म देने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ती है, वो फौरन अपनी बंदूक निकालकर उसके सर पर तान देता है और वहां मौजूद सभी लोग से कहता है कि वो सभी उल्टे जमीन पर लेट जाएं। ये देखते ही पास मौजूद क्रिस्टीन की कलीग एलिस जोर से चिल्लाती है, जिसके बाद बेबिट हवा में फायर करते हुए सबको कहता है कि अगर कोई भी यहाँ से हिला तो वो उन्हें गोली मार देगा। इस फायरिंग की आवाज पूरे बैंक और बैंक के बाहर गूंज उठती है और अब बेबिट का दूसरा साथी राशिद जोन्स भी जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि सभी लोग जमीन पर लेट जाएं। इस फायरिंग के बाद बैंक में मौजूद सभी लोग डर के मारे चीखने चिल्लाने लगते हैं और क्रिस्टीन और अलायंस को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके बैंक में 2 लुटेरे घुस आए हैं। बहरहाल ये सब कुछ देख सिक्योरिटी गार्ड रिचर्ड क्रिस्टीन और एलिस को बचाने के लिए उनकी तरफ बढ़ता है, जिसके बाद बेबिट उस पर बंदूक से फायर कर देता है। जहां इस बैंक डकैती को अंजाम दिया जा रहा था, वहां से महज 80 मीटर की दूरी पर 2 पुलिस वाले मिचेल वेब और डेविन मार्टिन अपनी पुलिस कार में बैठे कॉफी पी रहे थे। क्योंकि ये बैंक उनसे ज्यादा दूर नहीं था, इसीलिए ये गोली चलने की आवाज उन तक पहुंच जाती है, जिसे सुनकर वो दोनों चौंक जाते हैं और फौरन बैंक की तरफ निकल जाते हैं। बैंक के बाहर पहुंचते ही वो दोनों देखते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड रिचर्ड हार्टमैन मुंह के बल जमीन पर पड़ा है। हालांकि वो जिंदा था, मगर गोली लगने की वजह से बुरी तरह घायल हो चुका था। और रिचर्ड को देखते ही एक पुलिस ऑफिसर अपनी वॉकी टॉकी निकालता है और जोर जोर से बोलने लगता है कि एक आदमी को गोली लगी है और उन्हें बैकअप चाहिए। दूसरा पुलिस ऑफिसर फौरन सिक्योरिटी गार्ड के पास पहुंचकर उसकी कंडीशन चेक करता है, ताकि उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल भेजा जा सके। उधर बैंक के अंदर दोनों चोर फिर से गोलियां चला देते हैं अपने पैसों की मांग करने के लिए, मगर इस बार उनकी गोलियों का शिकार क्रिस्टीन बन जाती है। हालांकि उसने उन चोरों से कहा भी था कि वो उसे गोली ना मारे, मगर वो उसकी एक नहीं सुनते और उसे गोली मार देते हैं। अलाइस ये पूरा नजारा अपने डेस्क के नीचे से छुप कर देख रही थी और जब वो क्रिस्टीन को गोली लगते देखती है, तब वो डर के मारे बेहोश हो जाती है। क्रिस्टीन पर चली गोली की आवाज सुनते ही
ऑफिसर मिचेल वेब अपनी कार के पीछे बंदूक लेकर खड़ा हो जाता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो इन चोरों पर गोलियां चला सके। मिचेल ये बहुत ही अच्छी तरह जानता था कि इन चोरों के पास खतरनाक हथियार हैं और बैंक को लूटने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, और क्योंकि इस बात का खतरा था कि इन दोनों चोरों में से कोई भी उनकी गाड़ी तक पहुंच सकता है, इसीलिए वो अपनी बंदूक के साथ पूरी तरह तैयार थे। ऑफिसर मिचेल के साथ ऑफिसर मार्टिन भी अब पूरी तरह चौकन्ना और तैयार थे कि तभी अचानक एक गोली उनके पास खड़ी कार में आकर लगती है। दोनों पुलिस ऑफिसर्स ये समझ जाते हैं कि चोर उन पर फायरिंग कर रहे हैं, मगर ये उन दोनों चोरों का प्लान था। उन दोनों चोरों में ये तय हुआ था कि राशिद जोन्स दोनों पुलिस वालों पर गोलियां चलाकर उनका ध्यान भटकाएगा और वहीं बेबीट इस मौके का फायदा उठाकर सारा कैश बैग में भरेगा। सारा कैश बैग्स में भरने के बाद बेबीट राशिद को आवाज लगाता है, जिसके बाद वो गेट से वापस बैंक के अंदर जाता है और फिर वो दोनों कैश से भरे बैग्स के साथ एक दूसरे रास्ते से फरार हो जाते हैं। ये दोनों चोर बैंक से भागने के बाद कब्रिस्तान की तरफ भाग गए, जिसने बैंक एम्प्लॉइज और दोनों पुलिस ऑफिसर्स को कश्मकश में डाल दिया। बहरहाल ऑफिसर मार्टिन दोबारा वॉकी टॉकी पर कॉल करते हैं और इन दोनों चोरों के हुलिये के बारे में बताते हुए अपनी लोकेशन पर बैकअप भेजने के लिए कहते हैं। महज कुछ ही देर के बाद हेनरिको काउंटी पुलिस डिपार्टमेंट से बहुत सारी पुलिस यूनिट्स बैंक के बाहर पहुंच जाती है और उसे चारों तरफ से घेर लेती है। अब पुलिस ऑफिसर मिचेल वेब और डेविड मार्टिन दो और पुलिस ऑफिसर्स के साथ बैंक के अंदर घुसते हैं और एक एक करके सभी रूम्स को चेक करना शुरू करते हैं। वो ऐसा इसीलिए कर रहे थे ताकि बैंक के अंदर अगर कोई और भी चोर या खतरा हो तो वो उसे निपटा सके। मगर तभी ऑफिसर मार्टिन की नजर क्रिस्टीन पर पड़ती है, जो जमीन पर लेटी थी। उसके बदन में कोई हरकत नहीं हो रही थी। ये देखते ही एलाइस जोर जोर से रोने लगती है और जब पुलिस ऑफिसर मार्टिन की उस पर नजर पड़ती है तो वो देखते हैं कि एलाइस अपने डेस्क के नीचे छुपकर बैठी है और पूरी तरह डरी हुई और शॉक में है। ये पूरा नजारा देख पुलिस को ये समझने में देर नहीं लगती है कि ये कोई आम चोरी नहीं है, बल्कि ये एक शूट आउट रॉबरी है जिसमें हथियारों का खुलकर इस्तेमाल किया गया था। ये चोरी बैंक एम्प्लॉइज के लिए वो बुरा सपना है जिसे वो कभी भूल नहीं पाएंगे। बहरहाल जैसे जैसे चोरी का आतंक और भगदड़ कम होना शुरू हुई, वैसे वैसे नए खुलासे पुलिस के सामने आना शुरू होते चले गए। अब पुलिस क्राइम सीन से सबूत इकट्ठा करना शुरू करती है ताकि वो जल्द से जल्द इस लूट की तह तक पहुंच सके और उन चोरों को पकड़ सके। वो बैंक के एक एक चप्पे को छान रहे थे ताकि दोनों चोरों से जुड़ा कोई भी सुराग उनके हाथ लग सके, जैसे डीएनए या फिंगरप्रिंट। बहरहाल पुलिस के हाथ जो सबसे पहला सबूत लगा वो था बुलेट के खाली शेल्स, जो फायरिंग के बाद जमीन पर इधर उधर पड़े थे। इन खाली शेल्स से पुलिस को ये पता चला कि ये बुलेट्स 9mm सेमी ऑटोमेटिक बंदूक से चलाई गई हैं और जिस तरह से बुलेट भी जमीन पर पड़ी थी उससे ही पुलिस को ये लगने लगा कि शायद गोलियां चलाते वक्त बंदूक फंस गई हो। अब पुलिस इन सभी खाली शेल्स और बुलेट को फॉरेंसिक लैब भेज देती है और इसी दौरान एक पुलिस वाले की नजर कैश काउंटर के पीछे पड़ती है जहां एक बैग रखा हुआ था। ये बैग उन चोरों ने यहाँ छोड़ा था और जब पुलिस इस बैग को खोलती है तब उनके पैरों तले जमीन सरक जाती है। इस बैग में पुलिस वाले को एक माचिस की डिब्बी मिलती है और एक ग्रीन टेबल क्लॉथ, एक चारकोल फ्लूइड की बोतल और एक नोट मिलता है जिस पर लिखा था प्लीज वेट फॉर 5 मिनट्स। इस सामान के मिलने के बाद पुलिस को ये समझ आ चुका था कि ये दोनों चोर चोरी को अंजाम देने के बाद बैंक में मौजूद लोगों को मारने वाले थे और बैंक को आग लगाने वाले थे। इस खुलासे के बाद पुलिस और भी चौकन्ना हो जाती है और अब वो इस छानबीन को दूसरे एंगल से करना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान फॉरेंसिक टीम को कैश काउंटर पर उन चोरों के जूते के निशान मिलते हैं और पुलिस इन फुटप्रिंट्स के निशान को सबूत के तौर पर कलेक्ट कर लेती है ताकि वो इन्हें सस्पेक्ट के जूतों के निशानों से मिला सके। पुलिस हर छोटे से छोटे सबूत की बहुत ही बारीकी से जांच पड़ताल कर रही थी क्योंकि वो बेबीट और जोन्स के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग केस बनाना चाहते थे और इस केस को सॉल्व करने में मदद करने के लिए वो FBI एजेंट वायन वडेल को अपने साथ शामिल कर लेते हैं। इस केस की कमान संभालते ही FBI एजेंट वायन सबसे पहले CCTV फुटेजेस को चेक करना शुरू करते हैं जो पूरे बैंक के CCTV कैमरास में रिकॉर्ड हुए थे। मगर फुटेजेस चेक करने के दौरान इसमें एक एरर आ जाता है। रिकॉर्ड हुई फुटेजेस में जो वीडियोस थी वो एक कैमरा एंगल से दूसरे कैमरा एंगल पर जंप कर रही थी, जिसकी वजह से ये पता नहीं चल पा रहा था कि कब क्या और कितने बजे हुआ। पुलिस अभी अपनी तहकीकात कर ही रही थी कि तभी उन्हें और एक खबर मिलती है जो शायद इस केस से जुड़ी हो सकती थी। पुलिस को पता चलता है कि इस बैंक से महज थोड़ी दूर पर एक घर में एक और चोरी हुई है और ये घर उसी रास्ते पर पड़ता है
जहाँ से होते हुए बेबीट और राशिद यानी कि दोनों चोर भागे थे। जहाँ पुलिस दिन रात इस केस को सॉल्व करने में लगी थी, वहीं उन्हें गवाहों और सबूतों के मिलने में बहुत ही ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही थी। जो भी गवाह उस वक्त बैंक में मौजूद थे, वो सभी इतने ज्यादा शॉक में थे कि पुलिस उनसे जब भी पूछताछ करती, वो किसी भी डिटेल के बारे में बारीकी से नहीं बता पाते। उन सभी का यही कहना था कि वो इतने ज्यादा डरे हुए हैं और सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि उन्हें कुछ भी याद नहीं है। और तब पुलिस फैसला करती है कि वो हॉस्पिटल में मौजूद उन विक्टिम से पूछताछ करेंगे जो इस फायरिंग में घायल हुए थे। बहरहाल जब पुलिस पूछताछ करने के लिए हॉस्पिटल पहुंचती है, तब उन्हें पता चलता है कि क्रिस्टीन और एलिस की सर्जरी चल रही है और उनसे पूछताछ कर पाना मुमकिन नहीं है। इन घायल हुए लोगों में स्टीफन रीड भी था, जो बैंक में सबसे पहले आया था। हालांकि गोली स्टीफन के कंधे में लगी थी, मगर वो पुलिस के कोई भी काम नहीं आ सकता था क्योंकि उसे भूलने की बीमारी थी। और यही वो वजह थी कि वो इस चोरी के बारे में सही डिटेल्स नहीं दे पा रहा था। पुलिस के लिए अब ये केस दिन ब दिन बहुत ही पेचीदा होता जा रहा था और उन्हें ये समझ आने लगता है कि इस केस को सॉल्व करने में उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और तब वो फैसला करते हैं कि वो अलग अलग टीम्स बनाएंगे जो अलग अलग तरीके से इस केस पर काम करेंगी। इसी दौरान पुलिस का ध्यान उन चोरी की तरफ जाता है जो उस रास्ते पर हुई थी जहाँ से ये दोनों चोर भागे थे। जिस घर में ये चोरी हुई थी, वहाँ एक औरत रहती थी और वो पुलिस को बताती है कि उसके घर के दरवाजे जबरदस्ती खोले गए, जिसके बाद उसके कपड़े और कीमती सामान चुरा लिया गया। वो पुलिस से ये भी बताती है कि जब ये चोरी हुई तब वो किसी काम से बाहर गई हुई थी। और जब पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है तो वो देखती है कि उस औरत के घर की सीलिंग में एक गड्ढा था। ये देखते ही पुलिस को उन दोनों चोरों पर शक होने लगता है जिन्होंने बैंक लूटा था और पुलिस को लगने लगता है कि शायद ये दोनों चोर बैंक लूटने के बाद इस घर की सीलिंग में आकर छुप गए होंगे और मौका मिलते ही घर में चोरी करके यहाँ से फरार हो गए। इस घर में रहने वाली औरत और उसका बॉयफ्रेंड इस बात से शॉक में थे कि उन्हीं के घर में चोरी क्यों हुई। और जब पुलिस ने उन्हें ये बताया कि उनके घर में चोरी होने से कुछ दिन पहले पास के एक बैंक में चोरी हुई थी, तब इस औरत के बॉयफ्रेंड के चेहरे का रंग बदलने लगता है। तहकीकात के दौरान एक पुलिस ऑफिसर ने ये बात भी नोट की कि जब भी वो इस औरत और उसके बॉयफ्रेंड से पूछताछ करते हैं, तब उसका बॉयफ्रेंड बहुत नर्वस हो जाता है, जिससे पुलिस को उस पर शक होने लगता है कि कहीं इस आदमी का भी बैंक लूट में कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं। बहरहाल FBI एजेंट पुलिस टीम के साथ अब उन सभी सबूतों को निकालना शुरू करते हैं जो उन्होंने क्राइम सीन से इकट्ठा किए थे और अब वो ये पता लगाने में जुट जाते हैं कि चोरी से पहले बैंक में कौन कौन मौजूद था। पुलिस को ये पता चलता है कि उस वक्त बैंक में 2 कैशियर, एक कस्टमर अटेंडेंट, एक सिक्योरिटी गार्ड, एक कस्टमर और 2 और लोग थे। और जैसे ही इन दोनों लोगों में से एक ने सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान भटकाया, दूसरा शख्स फौरन अपनी बंदूक निकालकर कैश काउंटर पर चला गया। पुलिस को जो सवाल बार बार परेशान कर रहा था वो ये था कि 2 लोग वो भी हथियार के साथ बैंक में कैसे दाखिल हो गए, जबकि वहाँ सिक्योरिटी गार्ड घूम रहा था जिसके हाथ में बंदूक थी। मगर जैसे ही उन्होंने CCTV फुटेज देखा, उनको समझ आ गया कि एक शख्स ने गार्ड का ध्यान भटकाकर उसके सर पर बंदूक तान दी और दूसरे ने बंदूक की नोक पर कैशियर से सारा पैसा लूट लिया। पुलिस को कैशियर डेस्क के पीछे एक होल भी मिला जो गोली लगने की वजह से हुआ था, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि दोनों चोर चोरी के साथ लोगों को भी मारना चाहते थे। पुलिस को जमीन पर कुछ बुलेट्स भी पड़ी मिली, जिससे पुलिस को लगने लगा कि फायर करते वक्त एक चोर की बंदूक जाम हो गई होगी। क्राइम सीन से ली गई फुटेजेस के मुताबिक पुलिस को ये भी पता चला कि इन दोनों चोरों के पास 2 अलग अलग बंदूकें थी, जिसमें से एक 380 पिस्तौल और एक मशीन गन थी। सिक्योरिटी गार्ड पर पहले जिस बंदूक से गोली चलाने की कोशिश की गई वो 389 mm पिस्तौल थी, मगर जब ये जाम हो गई तब AR-15 मशीन गन का इस्तेमाल किया गया गोलियां चलाने के लिए। इसी दौरान एक आई विटनेस पुलिस को एक नई डिटेल के बारे में बताता है। वो पुलिस को ये बताता है कि एक कस्टमर ने बैंक से बाहर भागने की कोशिश भी की थी, मगर एक चोर ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया और उसके कंधे में गोली मार दी। और ये कोई और नहीं बल्कि स्टीफन रीड ही था। उसने पुलिस को ये भी बताया कि सिक्योरिटी गार्ड ने चोर को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो उनकी फायरिंग के सामने हार गए। सिक्योरिटी गार्ड को गोली मारने के बाद एक चोर अब जल्दी जल्दी बैग में कैश भरने लगा और दूसरा चोर बाहर खड़ी पुलिस का ध्यान भटका रहा था। और जैसे ही बैग में कैश पूरी तरह भर गया, दूसरा चोर भी अंदर आ गया और वो दोनों दूसरे गेट से भाग ही रहे थे कि तभी घायल गार्ड बैंक के अंदर आकर उन्हें पैर से रोकने की कोशिश करता है, मगर इस बार उन दोनों चोरों को गुस्सा आ जाता है और वो सिक्योरिटी गार्ड के सर में गोली मार देते हैं। इससे ये साफ हो गया था कि दोनों चोर सभी को गोली मारना चाहते थे ताकि कोई भी गवाह जिंदा ना बचे और वो दोनों कभी ना पकड़े जाएं। जिस चीज ने पुलिस को सबसे ज्यादा चौंकाया वो था लाइटर फ्लूइड।
जो कि पुलिस को उस बैग में मिला था और जिससे पुलिस को लग रहा था कि चोर भागने के बाद पूरे बैंक को आग लगाने वाले थे। पुलिस को अब ये अंदाजा हो चुका था कि ये दोनों चोर कितने ज्यादा खतरनाक हैं और इससे पहले वो दूसरी चोरी को अंजाम दे पुलिस उन्हें किसी भी कीमत पर पकड़ना चाहती थी। और तभी पुलिस के हाथ वो लीड लगती है जिसने इस पूरी तहकीकात का रुख ही बदल दिया। छानबीन में मिली गोलियों से पुलिस उन बंदूक तक पहुंचती है और उन बंदूक की तहकीकात करने पर पुलिस के सामने एक नाम आता है और वो था जर्मेन सिम्स। जर्मेन वो शख्स था जिसने चोरी में इस्तेमाल होने वाले हथियारों को खरीदा था और अब पुलिस पूछताछ करने के बाद उसे हिरासत में ले लेती है। पहले तो वो इस बात से इनकार कर रहा था कि उसने कोई हथियार खरीदे हैं या उसका चोरी से कोई लेना देना है, मगर जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ती गई उसके खिलाफ कई सबूत मिले और वो टूट गया। एक हफ्ते जेल में गुजारने के बाद वो पुलिस के साथ कॉर्पोरेट करने को तैयार हो जाता है और फिर वो पुलिस के सामने वो खुलासे करता है जिसे सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जर्मैन पुलिस को बताता है कि वो इस चोरी के बारे में जानता है और उसने ये हथियार लेफेन बेबिट और राशिद जोन्स को दिए थे, जिसे सुनकर पुलिस की आंखों में एक चमक आ जाती है। जर्मैन के बयान के बाद पुलिस को ये पता चल चुका था कि इस चोरी को किन दो लोगों ने अंजाम दिया था और पुलिस इन दोनों की तलाश में जुट जाती है। बेबिट और राशिद इन दोनों चोरों का पहले से ही क्रिमिनल बैकग्राउंड था जिसने पुलिस की परेशानियों को और बढ़ा दिया। जहां बेबिट के खिलाफ मारपीट के कई मामले दर्ज थे, वहीं राशिद के खिलाफ छोटी मोटी चोरियों के कई कंप्लेन दर्ज थी। पुलिस ने जब इन दोनों के बारे में और बारीकी से छानबीन की तब उन्हें ये पता चला कि दोनों चोरी को अंजाम देने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और ये अपने हर क्राइम को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम देते हैं। जर्मैन और दोनों चोरों का कनेक्शन मिलने के बाद जब पुलिस ने हथियारों की छानबीन की तब उन्हें ये पता चला कि हथियार चोरी के थे, जिसके बाद पुलिस तीनों के खिलाफ चार्जशीट बनाने की तैयारी करने लगती है। पर उससे पहले पुलिस को जल्द से जल्द बेबिट और राशिद को गिरफ्तार करना था, क्योंकि उन्हें ये डर था कि ये दोनों फिर से कहीं और हमला न कर दे। हालांकि जर्मैन पुलिस के हाथ तो लग गया और उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया, मगर पुलिस और ज्यादा से ज्यादा सबूत इकट्ठा करना चाहती थी ताकि वो जर्मैन और दोनों चोरों के लिंक को प्रूफ कर सके और साथ ही साथ ये साबित कर सके कि इस लूट में इन्हीं चोरों का हाथ है और उन्हें सजा के बाद कभी बेल ना मिले। पुलिस इस बात से बेखबर थी कि जर्मैन और दोनों चोरों के लिंक की इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनके सामने कई चौंकाने वाले मोड़ आएंगे, क्योंकि इन चोरों ने इस लूट के दौरान कई लोगों की जान ली थी। इसीलिए पुलिस इस केस को सॉल्व करने से ज्यादा इन चोरों को पकड़ने पर ध्यान दे रही थी और इसीलिए वो जर्मैन पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, मगर वो ये नहीं जानता था कि दोनों चोर लूट को अंजाम देने के बाद कहाँ गायब हो गए हैं। पुलिस अब फैसला करती है कि वो दोनों चोरों को एक साथ पकड़ने के बजाय एक एक चोर को पकड़ेंगे और जो पहला नाम उनकी लिस्ट में था वो था बबेट। अब पुलिस बबेट के पुराने एरिया पर नजर रखना शुरू कर देती है जहाँ वो रहता नहीं था, मगर वो इस उम्मीद में उस पर नजर रख रहे थे कि शायद बबेट उनके हाथ लग जाए। पुलिस को नजर रखते अभी कुछ ही दिन हुए थे कि दूसरी कामयाबी उनके हाथ लग जाती है। उनकी नजर बबेट पर पड़ती है जो बस में चढ़ने जा रहा था और ये देखते ही पुलिस बैकअप टीम को बुला लेती है और बस का पीछा करने लगती है। ये बस जैसे ही अगले स्टॉप पर रुकती है पुलिस बबेट को गिरफ्तार कर लेती है और उससे पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में ले लेती है। अब इस लूट से जुड़े 2 लोग पुलिस के हाथ लग चुके थे और जब पुलिस बबेट से सख्ती से पूछताछ करती है तब वो उन्हें सबूतों के बारे में बताता है जो उसे सीधा चोरी से जोड़ने वाले थे। बबेट के बयान से मिली इंफॉर्मेशन के बिनाम पर पुलिस बबेट के घर की तलाशी शुरू करती है, जिसमें उन्हें वो कपड़े मिलते हैं जो उसने चोरी वाले दिन पहने थे और साथ ही साथ वो हथियार भी मिलते हैं जो इस लूट में इस्तेमाल हुए थे। इन सबूतों से ये तो साफ हो गया था कि बबेट इस लूट में शामिल था और अब उनके सामने जो आखिरी काम बचा था वो था राशिद जोन्स को पकड़ना। हालांकि पुलिस ने बबेट से ये जानने की बहुत कोशिश की कि राशिद जोन्स उन्हें कहाँ मिलेगा, मगर वो ये बताता है कि राशिद अपना हिस्सा लेकर कहीं चला गया जिसके बारे में वो नहीं जानता। बबेट के पकड़े जाने से पुलिस ये तो नहीं जान पाई कि राशिद जोन्स कहाँ है, मगर उसकी फोटो बबेट ने उन्हें दे दी और इसी फोटो का इस्तेमाल करके पुलिस अपने खबरियों को काम पर लगा देती है। बबेट के हाथ लगने के 1 हफ्ते के बाद ही पुलिस को अपने खबरियों से ये खबर मिलती है कि राशिद जोन्स अलग अलग दुकानों पर ये चोरी किए हुए नोट्स चला रहा है और साथ ही साथ वो पुलिस को ये भी बताता है कि ये वही नोट है जिन पर बैंक के सीक्रेट मार्क हैं, जिसके बारे में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। इस खबर से पुलिस को ये पता चल गया कि राशिद जोन्स अभी भी इसी एरिया में है और वो उनकी पहुंच से ज्यादा दूर नहीं है। राशिद जोन्स इस पूरे केस की वो आखिरी कड़ी थी जिसके पकड़े जाने के बाद ये पूरा केस क्लोज होने वाला था और इसीलिए पुलिस उसे जल्द से जल्द पकड़ना चाहती थी। पुलिस अब अपनी पूरी टीम को अलग अलग हिस्सों में बांटकर अलग अलग लोकल स्टोर्स के बाहर खड़ा कर देती है ताकि राशिद जोन्स जैसे ही किसी भी स्टोर में खरीदारी करने आए वो लोग उसे गिरफ्तार कर लें। इसी दौरान पुलिस को खबर मिलती है कि राशिद जोन्स एक बिल्डिंग के फ्लैट में छुपा हुआ है
और ये बिल्डिंग किसी सुनसान इलाके में थी। पुलिस को लग रहा था कि वो अगर उसे अचानक गिरफ्तार करने जाएंगे तो हो सकता है कि वो उन्हें वहां ना मिले या उनके आने से पहले वहां से भाग जाए। इसीलिए वो अपने खबरियों को उस पर और उसकी रूटीन पर नजर रखने के लिए कहते हैं और साथ ही साथ पूरी स्वॉट टीम को ये भी हिदायत दी जाती है कि वो पूरी तरह तैयार और चौकन्ना रहे। बहरहाल पुलिस को जब ये पक्की खबर मिल जाती है कि राशिद जोन्स अपनी बिल्डिंग अपार्टमेंट में ही है, तब वो स्वॉट टीम के साथ चुपचाप बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब स्वॉट टीम चुपचाप बिना आवाज के बिल्डिंग के अंदर घुसना शुरू करती है, जिसे FBI एजेंट वानी लीड कर रहे थे। वो इस बात का खासा ख्याल रख रहे थे कि इस बात की भनक भी राशिद जोन्स को ना लगे, क्योंकि उसके पास हथियार थे और जरा सा भी शक होने पर वो उन पर फायर कर सकता था। दरवाजे पर पहुंचते ही FBI एजेंट दरवाजा खटखटाते हैं और जोन से बाहर आने के लिए कहते हैं, मगर अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती है। और तब वो स्वॉट टीम से दरवाजा तोड़ने के लिए कहते हैं और वो लोग जैसे ही दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं, राशिद जोन्स उनके सामने ही बैठा था। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था। पुलिस को जिस बात ने सबसे ज्यादा चौंकाया वो ये था कि राशिद जोन्स ने बिना कुछ कहे सरेंडर कर दिया, जिसके बाद पुलिस ऊपर आकर उसके पूरे फ्लैट की तलाशी लेना शुरू कर देती है। इस तलाशी में पुलिस के हाथ एक जोड़ी जूते लगते हैं और जब पुलिस ने इस जूते को बैंक में मिले फुटप्रिंट से मैच किया तो वो आपस में मैच हो गए। ये एक बहुत ही बड़ा सबूत था, जिससे ये साफ हो गया था कि राशिद जोन्स इस लूट में शामिल था और ये इसके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग केस बनाने के लिए काफी था, क्योंकि इस बैंक की कैशियर क्रिस्टीन एडवर्ड और सिक्योरिटी गार्ड हार्टमैन को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इसीलिए पब्लिक में बहुत ज्यादा गुस्सा था और पुलिस पर जल्द से जल्द इस केस को क्लोज करने का प्रेशर बढ़ता जा रहा था। मगर क्योंकि कोई भी ऐसा गवाह नहीं था जो इन दोनों चोरों को पूरी तरह पहचान सके, इसीलिए आगे की लीगल प्रोसीडिंग करने में पुलिस को परेशानी हो रही थी। क्योंकि स्टीफन रीड, जिनके कंधे में गोली लगी थी, उन्हें इन दोनों चोरों के चेहरे इसीलिए याद नहीं थे क्योंकि उन्हें भूलने की बीमारी थी और बाकी लोग डर के मारे या तो जमीन पर उल्टे लेटे थे या किसी डेस्क के नीचे छुपे थे, इसीलिए वो इन चोरों के चेहरे को ठीक से नहीं देख पाए। पुलिस चाहती थी कि कोई ऐसा गवाह मिल जाए जो इन दोनों को कोर्ट में पहचान सके, जिससे उनका केस और मजबूत हो जाए, मगर ऐसा कोई नहीं मिल रहा था। अब पुलिस के वकील को कोर्ट में ये साबित करना था कि लूट के वक्त बैंक में बेबिट और जोन्स थे, वो भी बिना किसी गवाह के, और क्योंकि उनके पास सिवाय सर्कमटेंशियल एविडेंस जैसे कि गन्स और फुटप्रिंट्स के अलावा कुछ भी नहीं था। मगर तभी पुलिस के दिमाग में एक आइडिया आता है। पुलिस फैसला करती है कि वो जर्मेन को, जिसने बेटी और जोन्स को बंदूक लाकर दी थी, वो उसे कोर्ट में गवाह के तौर पर खड़ा करेंगे। मगर सुनवाई के दौरान उनके सामने एक नई परेशानी आकर खड़ी हो गई। जर्मेन सुनवाई के दौरान अपने बयान से मुकर गया और उसने ये कहा कि इस लूट में उसका कोई हाथ नहीं है। मगर पुलिस का वकील ये साबित करने में कामयाब हो जाता है कि दोनों चोरों को हथियार उसी ने दिए थे। पुलिस ने एक एक सबूत को बहुत ही बारीकी से डॉक्यूमेंट किया था, जिसमें बुलेट शेल और जूतों के फुटप्रिंट्स शामिल थे। जिसके बाद वकील कोर्ट में ब्लास्टिक की एक रिपोर्ट पेश करता है, जिससे ये साबित हो जाता है कि बैंक में जो गोलियां चलाई गई थी वो उसी बंदूक से चली थी, जो गिरफ्तारी के बाद उन दोनों के पास से बरामद हुई। इन बंदूकों पर जो फिंगरप्रिंट्स मिले वो भी इन्हीं दोनों से मैच हो गए और जो कपड़े इन दोनों ने लूट के दौरान पहन रखे थे वो भी बरामद हो गए। अब जो सबसे आखिरी सबूत कोर्ट में पेश किया गया वो था फुटप्रिंट का, जो कैश काउंटर पर मिले थे और राशिद जोन्स के यहाँ से मिले जूतों से मैच हो गए थे, और ये बहुत ही बड़े सबूत थे जोन्स के इस लूट में शामिल होने के। वकील ने कोर्ट में उन दोनों पुलिस ऑफिसर्स को भी गवाह के तौर पर पेश किया जो गोली की आवाज सुनते ही बैंक तक पहुंच गए थे और जिन्होंने वॉकी टॉकी से बैकअप बुलाया था। इन दोनों पुलिस ऑफिसर्स ने बताया कि कैसे इन चोरों ने बैंक में तबाही मचा रखी थी और एक के बाद एक गोली मार रहे थे, जिसके बाद उन्होंने उन्हें रोकने की भी कोशिश की, मगर वो दोनों वहाँ से भाग गए। कोर्ट की सुनवाई के दौरान पुलिस के हाथ एक सबूत और लगा और वो थे डाई पैक्स, जो कि बैंक नोट के बंडल के बीच रखते हैं ताकि अगर ये चोरी किए जाए या जबरदस्ती उठाया जाए तो ये डाई पैक्स फट जाते हैं और इनसे निकलने वाली डाई नोट्स पर लग जाती है। बैंक्स ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि ये नोट डाई लगने के बाद इस्तेमाल करने के लायक ना बचे, और साथ ही साथ अगर इन्हें खर्च करने की कोशिश भी की जाए तो इस डाई से ये पता चल सके कि ये चोरी किए हुए नोट हैं। इन चोरों से ये भी गलती हुई और जल्दी जल्दी में नोट के बंडल बैग में रखने के दौरान उन्हें ये नहीं पता चला कि बंडल में डाई पैक्स लगे हुए हैं, और ये वही सीक्रेट मार्क है जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। और उन दोनों को बैंक से भागे अभी थोड़ी देर हुई थी कि ये डाई पैक्स फट गया और पुलिस इन्हीं रंग लगे नोटों की वजह से उन स्टोर्स तक पहुंचने में कामयाब हो गई जहां बेबिट और जोन्स ने इन नोटों को चलाने की कोशिश की थी। इन स्टोर्स में पूछताछ करने
पर पुलिस के हाथ वो सीसीटीवी फुटेजेस भी लग गई जिसमें ये दोनों नोट चलाते हुए साफ दिखाई दे रहे थे और ये एक बहुत ही बड़ा सबूत था जिसने उनके ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया। उधर बेबिट और जोन्स के वकील ने कोर्ट में अपनी दलील पेश करते हुए ये कहा कि ये सारे सबूत सरकमटेंशियल हैं जिनका बेबिट और जोन से कोई लेना देना नहीं है और साथ ही साथ ये भी कहा कि जर्मैन अपने दोनों साथियों को इसीलिए फंसा रहा है ताकि उसकी सजा कम हो सके। बहरहाल कोर्ट में पेश किए गए सारे सबूत बहुत ही पुख्ता थे और इन्हें इस तरह से पेश किया गया था जिससे बेबेट और जोन्स के इस लूट में शामिल होने से कोई नकार नहीं सकता था। सुनवाई के दौरान विक्टिम की फैमिलीज ने ये बयान दिया कि इस हादसे के बाद वो सभी बहुत ही शॉक में हैं और ये उनके लिए कभी ना भूलने वाला एक्सपीरियंस है जो उन्हें हमेशा सताता रहेगा। बहरहाल कोर्ट गन्स, फुटप्रिंट्स, सीसीटीवी फुटेजेस और जर्मैन की गवाही के बिनाम पर बेबेट और जोनेस को दोषी ठहराते हैं और उन्हें मर्डर और आर्म्ड रॉबरी के लिए उम्र कैद की सजा सुनाते हैं। हालांकि इस चोरी के दौरान मारे गए लोगों को इंसाफ तो मिल गया था मगर इसके घाव उनके घर वाले कभी नहीं भूल पाएंगे और विक्टिम्स की फैमिली का इमोशनल ट्रॉमा देखकर एक जज ने ये फैसला भी सुना दिया था कि ये दोनों चोर कभी बेल पर बाहर नहीं आ सकेंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और क्राइम स्टूडियोज चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।